अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, थोड़ा सा इंतज़ार मैं कर रही थी कि कुछ खबरें आ जाएंगी कोर्ट्स से और उसके बाद जो फैसले आएंगे उसके बाद ही व्लॉग जो है वो किया जाए और आप लोगों को कुछ खबरें बताई जाएं अच्छी अच्छी। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर यह है कि जनाब फिलहाल थोड़ा सा डिले आ गया है लगता है कुछ चीज़ों में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगरचे कि गलतियां तो तस्लीम की हैं जो इस तोशाखाना केस में फैसले में हैं गलतियां, लेकिन अभी भी फौरी कोई उन्होंने रिलीफ देने की तरफ तवज्जो नहीं की और मजीद डिले किया मामले को। तो ये एक रिवायती रवैया है इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से। और फिलहाल एक और तारीख दे दी गई है, कल तक के लिए समाअत को मुलतवी किया गया 11:30 बजे तक। लेकिन मीनवाइल इसमें कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद क्या किया, ये आपको बताएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान जो एक चपकलिश जारी है उसमें क्या किसका कितना किरदार है आइन के तहत, ये बड़ा अहम है मामला। इस पर फैसल चौधरी साहब ने एक बहुत जबरदस्त नुक्ता भी उठाया है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जनाब क्या इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक और मामले में पीछे हटता नजर आया है और इमरान खान को बल्ला वापस मिल गया है। ये क्या कहानी है, ये भी आपके साथ आज के वीलॉग में शेयर करूंगी। पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आ जाइए यहाँ से बात शुरू करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना थी कि तोशाखाना ट्रायल केस का जो फैसला है उसको मुअत्तल करार दे दिया जाए। और इसके साथ साथ ये भी आपको मैं याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी मामले के ऊपर समाअत जो है वो फिक्स कर रखी है 2 बजे के लिए। अब होना ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो भी फैसला करना था फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होना थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफी ताखीर से समाअत शुरू हुई, काफी गर्मी थी, हब्स और ये वो बड़े वकला और एसी काम नहीं कर रहे वगैरह वगैरह। खैर किस्सा मुख्तसर की समाअत शुरू हुई, दलाइल का आगाज हुआ। लतीफ खोसा साहब ने तो जैसे उड़ा के रख दिया फैसले को और उन्होंने उसमें ठीक ठीक तमाम नकात बयान कर दिए कि किस तरह बगैर कोई रीजनिंग दिए ये फैसला किया गया है। हक के दिफा को खत्म करना गलत है। दायरा समाअत को तय करने के हवाले से खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले थे, लेकिन हुमायूं दिलावर साहब ने उन फैसलों के खिलाफ बगैर उनको तय किए ही फैसला सुना दिया। और इसी तरह जो फिर जेल में सारा मामला है सहूलियात के हवाले से वो भी, तो लतीफ खोसा साहब ने बड़ा जबरदस्त अंदाज में इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ा। इससे पहले कि लतीफ खोसा साहब ये दलाइल देते, आपको याद होगा कि ये मामला ख्वाजा हारिस साहब डील कर रहे थे। लेकिन आज अचानक सुबह ये खबर आई कि ख्वाजा हारिस साहब ने अपने आप को कानूनी टीम से अलहदा कर लिया है। जो वजह बताई जा रही है वो ये कि जी जो बाकी कानूनी टीम है उनके साथ कोई उनके इश्यूज हैं कुछ कवायद जवाबित के हवाले से, तो इसलिए उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया। लेकिन बहरहाल लतीफ खोसा साहब ने इस मामले को परसू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने जबरदस्त दलाइल किए। फिर बीच में अमजद परवेज साहब आ गए जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने फिर वही रोना धोना शुरू कर दिया कि मुझे वक्त नहीं मिला तैयारी का और ज्यादा दिन की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने अपील फिर ज्यादा दिनों की लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मामला है उसको कल तक के लिए पेंडिंग कर दिया। तो कल अब इस केस की दोबारा समाअत होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट में भागे भागे पहुंचे लतीफ खोसा साहब और वो वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने चूंकि वहां पे भी हेयरिंग फिक्स थी, लेकिन वहां पर फिर ज्यादा कार्रवाई आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिस्पेक्ट दी कि चूंकि मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट भी इसके ऊपर फैसला करेगी, तो फिर जब तक उनका फैसला ना आ जाए उस वक्त तक इस सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। वैसे बहुत सारे लोगों को इस बात पे बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, तनकीद भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कल तो बड़े मसल्स दिखाए थे, आज लगता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज कर किया है और पीछे हट गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से फिर उनके ऊपर एक तो वैसे ही ऑलरेडी बड़ी तनकीद होती है, फिर इस बात के ऊपर भी उनके ऊपर बेजा तनकीद शुरू हो जाती कि देखें जी इतनी क्या जल्दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार ही नहीं किया और खुद ही फैसला सुना दिया। और ये तो जो आपकी लोअर कोर्ट है उसको अंडरमाइन करने और उसके हक सलब करने के मुतरादिफ बात है वगैरह वगैरह। तो कानूनी तौर पर इसमें बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं वो भी शायद ये तनकीद करने में हक बजाने होते। तो इस बारे में अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, लेकिन इससे होगा ये कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है अगले वीक में। अब अगले हफ्ते इसकी समाअत होगी, यानी अब आप कह सकते हैं कि जुम्मे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। अगर तो वो मुअत्तल कर देते हैं फैसला तो फिर तो रिहाई का कुछ इम्कान हो सकता है, लेकिन अगर वो मुअत्तल नहीं करते तो मामला फिर अगले वीक तक लटक गया। तो अब ये फिर से वही एक हम देख रहे हैं। लेकिन इस केस के दौरान एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या वाकई ये फैसला मुअत्तल ना करने के अलावा कुछ ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि
जो आज की कार्रवाई हुई है उसमें तो उन्होंने ये माना है कि जज दिलावर साहब के फैसले में गलतियां हैं, और उन्होंने ये इवन ये तक भी कहा कि बेशक गलतियां हों भी फैसले में, लेकिन हमें बाजू का जो आपकी मातहत अदालतें हैं उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है और उनके जो मामलात हैं उनको गुंजाइश देनी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि एक तरह से वो उसको एडमिट तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल ये कि लग यही रहा है कि इवेंचुअली तो उन्हें भी इस फैसले को मुअत्तल करना ही पड़ेगा। अब वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना भी डिले कर लें, लेकिन इवेंचुअली ये शायद होना है। और अब इस मामले में एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने ये पूछा लतीफ कोसा साहब से, जब उन्होंने ये शिकायत की कि उनको किस हाल में वहां पर रखा गया इमरान खान साहब को जेल में, तो इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट उन्होंने तलब कर ली है चीफ जस्टिस साहब ने जेल हुकाम से। ये बड़ा जरूरी था क्योंकि जब तक सीरियसली इसके ऊपर कोई पूछगछ नहीं होगी उनकी हालत जो है उसको इम्प्रूव नहीं किया जाएगा। पहले भी झूठी सच्ची खबरें भी चलवा दी गई हैं जेल इंतजामिया की तरफ से कि जी हमने दे दी तमाम सहूलतें, लेकिन जब भी कोई वकील मिलके आता है, और भी रिसेंटली कल जब लतीफ कोसा साहब की मुलाकात हुई है तो उन्होंने भी वही बातें दोहराई हैं कि वही हालात हैं, कोई उनमें बेहतरी नहीं लाई गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक अच्छा काम किया है कि उनसे रिपोर्ट कम से कम तलब कर ली है कि उनको क्या हालात दिए गए हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा कुछ ना कुछ कॉन्शियस होना पड़ेगा जेल इंतजामिया को इस हवाले से। तो अब देखते हैं जी, ये मामला तो फिलहाल लग रहा है कि अगले वीक तक अब थोड़ा लटक गया है, लेकिन इसके बावजूद भी एक अच्छी खबर है आज भी पीटीआई वालों के लिए, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने के हवाले से जो एक नोटिस जारी किया था और जिसके पेश नज़र ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद जो इंतखाबी निशान है बल्ले का वो भी पीटीआई से छिन जाएगा, वापस ले लिया जाएगा इसकी आड़ में, और अगले इंतखाब जब भी होंगे उसमें शायद फिर बल्ले का निशान उस तरह से मौजूद ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब से इमरान खान ने ये पार्टी बनाई है, जब से इलेक्शंस लड़े हैं, तो हमेशा उन्हें बल्ले का निशान मिला है। शुरू में शायद उनका एक चिराग था, शायद निशान था, लेकिन उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स जितने उनके इलेक्शन थे वो बल्ले के निशान से ही लड़ते रहे। अब तमाम वोटर सपोर्टर्स गांव देहात हर जगह पर ये बात मालूम है कि बल्ले का निशान पीटीआई का निशान है, इमरान खान का निशान है। तो अगर ऐसे मौके पे निशान चेंज होता है तो वोटर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए उस मैसेज को फिर हर जगह स्प्रेड करना बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। और जब आपको कैंपेन भी ना करने दी जा रही हो और ऐसे में अगर कोई ऐसी हरकत हो जाए कि जिसमें आपसे निशान भी वापस ले लिया जाए, तो हर वोटर तक ये बात पहुंचाना कि भाई अब निशान बदल गया, ये बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो ये काफी एक खदशा था कि ये काम हो जाएगा और बल्ला इनसे वापस ले लिया जाएगा, लेकिन इसमें आज एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। बैरिस्टर अली जफर साहब इस केस के सिलसिले में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेश हुए और वहां पर उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स किए तो उन्होंने सारी सिचुएशन बताई कि किस तरह से उनकी जो पार्टी आइन है उसके तहत जो पिछले इंतखाबात हैं वो जो जून 2022 में हुए थे उसके तहत ही फिलहाल जो तमाम पार्टी अहदेदारान है वो काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक अहम फैसला किया और जो ये नोटिस था उसको वापस ले लिया गया है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि फिलहाल बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई के पास ही है, वरना कब इलेक्शन होते ना होते पार्टी में और फिर कब कहीं जाके दोबारा उनकी वो निशान बहाल होते तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। लेकिन ये कम से कम पीटीआई वालों के लिए अच्छी खबर उन्हें मिल गई है। तीसरी जो चीज है अहम, वो बड़ी डिस्कस करना जरूरी है, वो ये कि जी सदर साहब जो है उन्होंने एक अहम पेशरफ्त की है सिलसिले में कि उन्होंने, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिख दिया था और ये खत लिखा था उन्होंने कि आप आएं और मुलाकात करते हैं और उसके बाद फिर हम एक इलेक्शन की डेट को कंसल्ट कर लेते हैं। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक जवाब आया और इस जवाब पे खासी तनकीद इसलिए हो रही है कि एक तो ये कि आपको मुलाकात करने में आखिर तकलीफ क्या है। भाई ये तो नहीं है कि कोई गन पॉइंट पे सदर आपसे डेट ले लेंगे, तो आप एक मुलाकात करें, कंसल्टेशन करें, कुछ जेस्चर तो जाए कि भाई कुछ आपको कंसर्न है। अब हुआ ये है कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से तो मुलाकात हुई है, लेकिन सदर मुमलिकत से वो मुलाकात के लिए तैयार नहीं। पहली बात तो इस पर भी क्वेश्चन हो रहा है कि भाई अमेरिकी सफीर का क्या काम है कि वो जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात कर रहा है। क्या हमारा कोई सफीर जाकर कहीं और किसी मुल्क में जाकर उनकी इलेक्शन कमीशन से किसी किस्म की मुलाकात करेगा? आपका ताल्लुक क्या है? फिर आप बाद में आके कहते हैं जी हमारी कोई मुदाखलत नहीं, हमारी कोई साजिश नहीं और हमने तो कोई इसमें इंटरफेयर नहीं किया। तो भाई जब आपने नहीं किया तो आपको जरूरत क्या पड़ी थी जाके उनसे बात करने की? अगर आपने कोई स्टेटमेंट जारी करना है कि इलेक्शन बर वक्त हो तो आप वो एक मीडिया के थ्रू एक स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं कि जी हम बिल्कुल डेमोक्रेसी को बढ़ना चाहिए आगे, हम खुशामदीद कहते हैं कि टाइम पे इलेक्शन हो वगैरह वगैरह।
जाके वहाँ पे मुलाकात करने से बहुत सारे खदशात फिर जन्म लेते हैं, और ख़ास तौर पर उस सिनेरियो में जब ऑलरेडी इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के हवाले से अमेरिका का एक किरदार है, उसमें उसके ऊपर एक साइफर मौजूद है, और उसके ऊपर ठीक है अभी कुछ बातें तहकीक तलब हैं, लेकिन बहरहाल एक चीज़ें तो एविडेंस हैं, उसके ऊपर एक नैरेटिव भी मौजूद है। तो आप बीच में जब जाके घुसेंगे इलेक्शन के प्रोसेस में, तो हर कोई इसके ऊपर फिर सवाल तो उठाएगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उस अंग्रेज से मुलाकात करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सदर मुमलिकत से मुलाकात में उनके पेट में बहुत दर्द उठता है। इस हवाले से जनाब उन्होंने अब एक बाकायदा जवाब लिखा है खत की सूरत में सदर पाकिस्तान को, और उसमें वो लिख रहे हैं कि जनाब जो इस वक्त इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है पिछली हुकूमत की जानिब से, उसके बाद तो आपसे मुशावरत की कोई ख़ास ज़रूरत ही नहीं रहती है। अल्फाज उनके थोड़े से नरम होंगे, लेकिन मतलब यही था कि जी अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाबंदी नहीं है इस बात का कि वो सदर मुमलिकत जो हैं वो क्या डेट दे रहे हैं, उनसे मुलाकात करें, उनसे कंसल्टेशन करें। उसने तो बाइख्तियार कर दिया इलेक्शन कमीशन को इस बारे में कि वो डेट खुद से अनाउंस कर सकता है। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सदर का किरदार बिल्कुल इस सिलसिले में ख़त्म हो गया। तो इसके ऊपर मैं अभी जो रिसर्च मैंने की, कुछ लोगों की राय मैंने कानूनी जानने की कोशिश की, तो इसमें मुझे तो कोई दो राय नज़र नहीं आती कि सदर का किरदार ख़त्म नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि सदर ने डेट अनाउंस करनी है, ये बात उसको कहता है कौन? आईन पाकिस्तान। और इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस करनी है, ये कौन कहता है? ये कहता है इलेक्शन एक्ट। अब इलेक्शन एक्ट की अहमियत ज्यादा है या आईन पाकिस्तान की? तो डेफिनेटली आईन पाकिस्तान सुपीरियर है, क्योंकि बाकी जितनी भी कानून साजी है वो आईन पाकिस्तान के वतन से होती। तो आईन पाकिस्तान बेसिकली मदर है तमाम लॉज की। तो अगर आईन पाकिस्तान ने ये पाबंद किया हुआ है कि सदर ने देनी है डेट, और इसके बारे में आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 बड़ी वाजे है कि सदर ने इंतखाबात के लिए जब असम्बली तहलील करनी है तो उसके बाद उसने डेट भी अनाउंस करनी है। तो सदर की तो ये जिम्मेदारी है आइन के तहत कि भाई वो डेट इलेक्शन की अनाउंस करे। तो इसी सिलसिले में सदर ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। अब वो आगे से आइन के ऊपर आंखें बंद करके और एक्ट के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं कि जनाब एक्ट ने तो कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब जो है वो डेट देगा। अब वजह क्या है? वजह ये है कि पता सबको है कि आइन मुकद्दम है। आइन या तो ये होता ना कि पिछली हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी होती, वो आइन में तरमीम करते और वो वाली शिकी निकाल देते कि सदर का कोई किरदार ही नहीं है डेट अनाउंस करने में। तो फिर तो हम भी कहते हैं कि भाई उसके बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ही डेट देगा। लेकिन आइन अपनी जगह मौजूद है, तो उसके तहत जो नीचे वाला हिस्सा है, जो आप कह लें कि जो उसके मातहत कानून है, वो कैसे आइन के ऊपर सुपीरियर हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा अहम रेज है करने वाला नुक्ता कि जनाब ये आप किस तरह आइन को साइड पर रख सकते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो जवाब दिया है सदर मुमलिकत को, इसका बहाना बनाया है कि जी इलेक्शन एक्ट के तहत तो अब हमने डेट देनी है। तो ये बिल्कुल एक फजूल तरीन किस्म का बहाना है, और इसमें कोई किसी किस्म की ना तो कानूनी दलील को समझा जा सकता है और ना ही कोई अखलाकी दलील। यानी अगर आप मानते भी होंगे जी आपने डेट देनी है, तो तब भी सदर मुमलिकत जो सरबराहे रियासत होता है उससे मुलाकात करने में कोई याद नहीं। लेकिन जब दिल में जोर हो, जब आपने शुरू से ही एक मुतासिबाना और गैर शफाफ और इंतहाई मुंतकिल यानी इंतकाम लेने वाला एक पूरा रवैया रखा हो, तो फिर उसके बाद आप आंखें नहीं मिला सकते, इसीलिए आप मुलाकात करने से डरते हैं। तो जनाब राजा साहब ने तो इनकार कर दिया मुलाकात से, लेकिन सदर साहब ने इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट उठाया और उन्होंने फिर अपने तौर पर इलेक्शन की एक डेट अनाउंस कर दी है नवंबर की। और उनका ये कहना है कि जनाब इलेक्शन जो है वो संडे को नवंबर में होगा। मेरे ख्याल 9 नवंबर की शायद डेट है, या 9 नवंबर की में भी डेट है, मैं आपको अगले व्लॉग में इस पर कन्फर्म कर देती हूँ। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो नवंबर की डेट दी है वो बेसिकली उन्होंने दी है कि इसलिए 90 दिन के अंदर इंतखाब के हवाले से, उस मियाद को जहन में रखते हुए, ताकि ये उलझन जो एक मचाई जा रही है कि जो 90 दिन में नहीं करवाना और इलेक्शन कमीशन तो अनाउंस कर चुका है, इसके ऊपर उन्होंने एक गहरी जो है वो कदगन लगाई है। इसके ऊपर फैसल चौधरी साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उठाया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक पॉइंट उठाया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक जो वजह बताई है वो ये है कि जी हमने हल्का बंदियाँ करनी है, लिहाजा हम 90 दिन में इलेक्शन करा नहीं सकते और हम पाबंद हैं कि हल्का बंदियाँ करें।
तो इस पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद होगा कि आइन के आर्टिकल्स के तहत आइन के अंदर ये बात है, अब ये इलेक्शन एक्ट की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत जो कौमी असम्बली है आपकी, उसके जो नशस्तों की तादाद है वो एक बाकायदा फिक्स्ड तादाद जो है वो उसमें दर्ज है। इसी तरह सूबाई असम्बलियों की, तो अगर आप करते हैं कि जनाब हल्का बंदियां, तो उसके बाद तो फिर आपको नशस्तों की तादाद में तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। तो जब आप नशस्तों की तादाद बढ़ा या कम नहीं सकते क्योंकि असम्बली मौजूद नहीं है, तरमीम आइन में हो नहीं सकती, तो फिर हल्का बंदियों का फ़ायदा क्या है? हल्का बंदियां तो आपने अगर करनी है तो उसके बाद फिर आपको सीटों की भी तादाद या तो कम करनी होगी, किसी जगह कहीं ज़्यादा करनी होगी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो जब आपने कर ही नहीं सकना ये काम कि नशस्तों की तादाद तो आप खुद से नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो तो असम्बली ही कर सकती है ये काम, तो फिर हल्का बंदियां करने का मकसद ही क्या रह जाता है? फिर तो बेफायदा है। और फिर तो जो आपने हल्का बंदियां करनी है वो तो सिर्फ उसका मकसद इतना सा रह जाता है कि आप एक पेपर पे नक्शा लेके बैठे हुए हैं पाकिस्तान का, और आप एक लाइन को यहाँ से यूं कर दें और यहाँ से यूं कर दें कि जी अब इस हल्के में मैंने इतने बंदे डाल दिए, इस हल्के में मैंने इतने निकाल दिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ नशिस्तें हैं वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें आपको इतना टाइम दरकार है ही नहीं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हल्का बंदियां उसके करने का जो जवाब तराशा जा रहा है उसका रियल मानों में देखा जाए तो कोई मकसद ही नजर नहीं आता। लेकिन अगेन ये तो सारी वो चीजें हैं जो बज़ाहिर सामने हो रही हैं। अब जरा थोड़ी सी मैं एक आध मिनट उस पर बात कर लूं कि जो पीछे हो रही हैं चीजें, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है कि अगेन आखिरी कोशिशें की जा रही हैं कि खान साहब के साथ किसी भी तरह उन्हें सरेंडर करवाया जाए और उनके साथ कोई मामलात को तय कर लिया जाए। और इसी वजह से अभी जो ये आपको नजर आ रहा है केसेस आगे पीछे होते हैं, कदम आगे जाते हैं पीछे होते हैं, तो इस सिलसिले में यही चीजें हैं। एक तरफ जमानतें बाकी केसों में खारिज हो रही हैं, तो दूसरी तरफ जो है उनके वकला जाके उनको भी चैलेंज कर रहे हैं कि जमानतें बहाल की जाएं, क्योंकि इमरान खान तो खुद स्टेट की कस्टडी में है, तो वो अगर प्रोड्यूस नहीं कर रही तो हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो अब ये सारे जो उलझने हैं ये बेसिकली ये शो कर रही हैं कि मामले को कहीं ना कहीं लगाने के लिए अभी कुछ मसले चाहिए। दूसरा जो एक अहम पॉइंट है वो ये कि जो मरियम नवाज साहिबा दोबारा से चीखना चिल्लाना शुरू हो गई हैं, उससे ये अंदाज़ा लगा लें कि बैक एंड पर सब अच्छा नहीं है। और उन्होंने फिर से जो चीफ जस्टिस पर तोपें तान ली हैं और आज भी उन्होंने काफ़ी तनकीद भी की है, काफ़ी जहर उगलती नज़र आई कि जनाब आपको उस वक्त नज़र नहीं आया वो जो कोसने देने वाला एक टिपिकल स्टाइल होता है उसमें शुरू हुई थी। अच्छा, जब नवाज शरीफ के साथ ये हो रहा था तब तो चीफ जस्टिस साहब आपको ये नहीं नज़र आया, वो नहीं नज़र आया वगैरह वगैरह के स्टाइल में, तो वो अपने वो टिपिकल स्टाइल में लगी हुई हैं तनकीद करने। तो ये उन्हें दोबारा से ज़रूरत जो फ्रस्ट्रेशन उनकी शो हो रही है उससे ये साबित हो रहा है कि पीछे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और जो 1 पेज समझ रहे थे पीडीएम वाले और ये सब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेगा, तो ये उनके लिए भी कुछ रावी इतनी चैन नहीं लिख रहा है। यही वजह है कि इस वक्त जो दोबारा उन्हें गुस्सा करने का जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन जो है उनकी वो एक नज़र आ रही है और वजह नज़र आ रही गुस्से की। बाकी अभी ये भी नहीं है कि सब इधर अच्छा हो गया, यहाँ पर अभी मामलात हैं अंडर आप कह लें कि अंडर टफ सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन अगले 1-2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन तमाम चीज़ों को क्लैरिटी के साथ सामने आने में। मिलते अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।